क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि देश के विकास के नाम पर भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र धरोहर को हमेशा के लिए समुद्र में दफनाने का एक पूरा मास्टर प्लान तैयार हो चुका था। एक ऐसा प्लान जिसने सरकारी कागजों पर भगवान राम के अस्तित्व को ही मिटा दिया था, पर इसके पीछे केवल आस्था पर प्रहार नहीं था। इसके पीछे एक ऐसा भयानक विनाशकारी षड्यंत्र छिपा हुआ था जिसे यदि अंजाम दे दिया जाता तो शायद भारत का भविष्य ही खतरे में पड़ जाता। यह बात है 2005 की। भारत सरकार ने 150 वर्ष पुराने एक सपने को सच करने की घोषणा कर दी। एक मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम था सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। कागजों पर यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत था, लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल सीधा था। अभी भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक जाने वाले जहाजों को पूरी श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, पर इस प्रोजेक्ट के तहत भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद उथले समुद्री हिस्से को काटकर 83 किलोमीटर लंबा एक गहरा समुद्री रास्ता बनाया जाना था। इससे जहाजों की दूरी लगभग 400 नॉटिकल माइल यानी 780 किलोमीटर तक कम हो जाती और यात्रा का समय 30 घंटे तक बच जाता। समय बचेगा, ईंधन बचेगा, पैसा बचेगा और तमिलनाडु के बंदरगाह पर इंटरनेशनल हब बन जाएंगे। सुनने में ये एक परफेक्ट प्लान लगता है, पर इस परफेक्ट प्लान में एक बहुत बड़ी समस्या थी। यह 83 किलोमीटर का समुद्री रास्ता ठीक उसी जगह से होकर गुजरना था जिसे आज हम और आप राम सेतु कहते हैं, और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ था देश का तथाकथित आर्थिक विकास और दूसरी तरफ थी करोड़ों हिंदुओं की आस्था। आप और हम जैसे करोड़ों लोग राम सेतु को भगवान राम की वह निशानी मानते हैं जिसे वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए बनाया था। पर जब कोई तार्किक या वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति आपसे पूछता है इसका क्या प्रमाण है, तो हम अक्सर निरुत्तर हो जाते हैं। और ठीक इसी एक कमजोरी का फायदा उठाया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। राम सेतु को बचाने के लिए याचिकाएं दायर की गई और जवाब में सितंबर 2007 में तत्कालीन भारत सरकार के अधीन आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया। उस हलफनामे में जो लिखा था उसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में आधिकारिक तौर पर कहा था कि रामायण में वर्णित पात्रों के अस्तित्व का कोई भी ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो सरकार ने कह दिया था कि भगवान राम एक कल्पना है और रामायण केवल एक पौराणिक कथा है। इसलिए राम सेतु भी कोई मानव निर्मित ढांचा नहीं, बल्कि समुद्र में प्राकृतिक रूप से बनी एक पत्थरों की श्रृंखला है और इसे देश के विकास के लिए तोड़ा जा सकता है। सोचकर देखिए, जिस देश की सभ्यता की नींव राम में हो, उसी देश की सरकार उनकी निशानी को तोड़ने के लिए उनके अस्तित्व को ही नकार रही थी। भारी विरोध हुआ, आंदोलन हुए और दबाव में आकर सरकार को वह हलफनामा वापस लेना पड़ा। पर रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। मीडिया ने इसे हमेशा धर्म बनाम विकास की लड़ाई दिखाया है, पर सच तो यह है कि यह लड़ाई कभी धर्म की थी ही नहीं। ये लड़ाई थी विज्ञान की। वैज्ञानिकों और समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि राम सेतु केवल पत्थरों की एक ढेर नहीं है, यह भारत के दक्षिण तट के लिए एक नेचुरल शील्ड यानी प्राकृतिक ढाल है। 26 दिसंबर 2004 को जब हिंद महासागर में प्रलयंकारी सुनामी आई थी, तो राम सेतु की इस उथली संरचना ने सुनामी की लहरों की ताकत को तोड़ दिया था। विज्ञान की भाषा में इसे वेव डिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी एक ऐसी प्राकृतिक रुकावट जो विनाशकारी लहरों की ऊर्जा को छोटे छोटे हिस्सों में बिखेर देती है। इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रकृति का एक ऐसा डिजाइन है जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग भी आज नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है। और इसी वजह से दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के कई हिस्से उस भयानक तबाही से बच गए थे। यदि राम सेतु को काटकर एक गहरा रास्ता बना दिया जाता है तो भविष्य में आने वाली कोई भी सुनामी की लहर एक फनल की तरह सीधे भारत के शहरों तक घुस जाएगी और लाखों जाने जा सकती है। इससे भी एक बहुत बड़ा सच छुपाया गया था, और सच यह था कि भारत के भविष्य की ऊर्जा। भारत में विश्व के कुल थोरियम भंडार का लगभग 30% हिस्सा पाया जाता है। थोरियम वह जादुई तत्व है जिस पर भारत का पूरा 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मतलब 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम टिका हुआ है, और यह अमूल्य थोरियम भारत के दक्षिण तटों पर मैनाजाइट रेत के रूप में जमा हुआ है। भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि राम सेतु की संरचना एक विशिष्ट समुद्री धारा को बनाए रखती है जो इस
इस कीमती थोरियम को समुद्र में बहने से रोकती है। यदि राम सेतु को तोड़ा जाता है तो ये धाराएं बदल जाती हैं और भारत का आधे से ज्यादा थोरियम भंडार हमेशा के लिए समुद्र में बह जाता। यानी 30 घंटे बचाने के नाम पर हम अपने देश की सुरक्षा और अपने परमाणु भविष्य दोनों को ही दांव पर रखने जा रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आईपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष आर.के. पचौरी जैसे विशेषज्ञों ने यह साबित किया था कि यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ी विफलता होता, क्योंकि नहर इतनी सक्रिय होती कि बड़े जहाजों को अपनी स्पीड बहुत धीमी करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन की कोई खास बचत नहीं हो पाती। यह भौतिकीय विनाश का षड्यंत्र तो सुप्रीम कोर्ट और जन विरोध के कारण में कुछ समय के लिए रुक गया है, पर हमारी आस्था इतिहास को मिटाने का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक षड्यंत्र सदियों से चलता आ रहा है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसने विश्व के नक्शों पर हमारे राम सेतु का नाम ही बदल कर रख दिया है। आखिर पूरी पृथ्वी पर इसे एडम ब्रिज क्यों कहा जाता है? आज यदि आप गूगल मैप खोलेंगे या किसी विदेशी किताब को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच उस पुल को राम सेतु नहीं बल्कि एडम ब्रिज कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम के बनाए उस पुल पर अचानक एडम का नाम कैसे छप गया है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह हमारे इतिहास को हाईजैक करने का एक सोचा समझा सदियों पुराना मनोवैज्ञानिक युद्ध है। चलिए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रामायण और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसे स्पष्ट रूप से सेतु बंध या राम सेतु कहा गया है। 9वीं शताब्दी में जब फारसी भूगोलवेत्ता इब्न खोरदाद बेह ने रास्ते के बारे में लिखा तो उन्होंने इसे सेतु बंध ही कहा, जो साफ तौर पर संस्कृत के सेतु बंध शब्द से प्रेरित था। यानी उस समय तक विश्व इसे हमारे दिए हुए नाम से ही जानता था। पर फिर 11वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान अल बरूनी ने इस पूरे नैरेटिव को बदल कर रख दिया। उन्होंने राम सेतु के साथ में एक अब्राहमिक मान्यता को स्थापित करने का प्रयास करा। उनकी मान्यताओं के अनुसार जब पहला इंसान आदम, जिसे क्रिश्चियनिटी में एडम कहा जाता है, उसको स्वर्ग से निकाला गया तो वो सीधे श्रीलंका की एक पहाड़ी पर आकर गिरा, जिसे आज एडम्स पीक कहा जाता है। और वहां से इसी पुल का उपयोग करके उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। बस इसी एक कहानी के आधार पर अल बरूनी ने हमारे राम सेतु का नाम बदलकर एडम ब्रिज कर दिया और यहीं से शुरू हुआ हमारी सभ्यता की पहचान को मिटाने का एक षड्यंत्र। जब यूरोपीय व्यापारी और नक्शा बनाने वाले भारत आए तो उन्होंने भी इसी एडम ब्रिज नाम को उपयोग करा और इसको बढ़ावा दिया। उन्हें ये वाला नैरेटिव ज्यादा अनुकूल लगा था क्योंकि यह उनके अपने धर्म ग्रंथों से मेल खाता था और भगवान राम के साथ इसके जुड़ाव को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। पर हमारे पास इस बात के भी अकाट्य प्रमाण है कि यह नामकरण एक तरफा था। 1747 में डच मानचित्रों में और 1788 में जे रेनेल द्वारा बनाए गए मुगल भारत के नक्शों में भी इस क्षेत्र को साफ तौर पर राम कोइल यानी राम का मंदिर दर्शाया गया है। यह साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर और यहां तक कि कुछ यूरोपीय रिकॉर्ड में भी यह भूमि राम के नाम से ही जुड़ी हुई थी। तो फिर एडम ब्रिज का नैरेटिव इतना हावी कैसे हो गया है? इसका उत्तर छिपा है 15वीं शताब्दी की एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना में। मंदिर के रिकॉर्ड्स और ऐतिहासिक दस्तावेज गवाही देते हैं कि लगभग 1480 ईस्वी तक यह पुल काफी हद तक समुद्र से ऊपर की तरफ था और लोग पैदल चलकर इसे पार कर सकते थे। पर फिर एक भयंकर चक्रवात आता है जिसने इस पुल के एक बड़े हिस्से को तोड़कर पानी के नीचे डुबो दिया और जैसे ही राम सेतु का भौतिकीय स्वरूप आंखों से ओझल हुआ, एडम ब्रिज के झूठे नैरेटिव को हावी होने का अवसर मिल गया। किसी भी सभ्यता को मिटाने का सबसे आसान तरीका है उसकी धरोहर का नाम बदल दो ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने असली इतिहास को भूल जाएं। ये नाम बदलने का मनोवैज्ञानिक प्रयास तो समझ में आ जाता है कि लोगों के दिमाग में यह एडम ब्रिज कैसे बन गया। पर जब आधुनिक विज्ञान ने पहली बार इस समुद्र की गहराइयों में गोता लगाकर इस 48 किलोमीटर लंबे सेतु को असल में जांचा तो क्या मिला? तो क्या विज्ञान ने भी इसे एक प्राकृतिक पत्थर का ढेर माना है या फिर उन पत्थरों के नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं? जब आधुनिक विज्ञान ने पहली बार राम सेतु की गहराई से गोता लगाकर जांच की तो भूवैज्ञानिकों ने यह मान लिया था कि यह महज एक प्राकृतिक कोरल रीफ या रेत का टीला होगा। पर जब उन्होंने इस पुल की कोर ड्रिलिंग शुरू की तो जो साक्ष्य सामने आए उनने वैज्ञानिक के स्थापित नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एस बद्री नारायण की, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निर्देशक थे। उन्होंने जब राम सेतु के पत्थरों की गहराई से ड्रिल किया तो उन्हें जो मिला वह पूरी तरह
तरह से नामुमकिन था। भूवैज्ञानिक का एक अटल नियम है, समुद्री प्रवाल मतलब कोरल या भारी चट्टानें हमेशा एक कठोर या ठोस आधार जैसे कि बड रॉक्स पर ही बन सकती हैं। पर जब डॉक्टर बद्री नारायण की टीम ने ड्रिल किया तो उन्हें ऊपर भारी बोल्डर और चट्टानें तो मिली, पर उसके ठीक नीचे कई मीटर नीचे मोटी ढीली समुद्री रेत मिली है। विज्ञान की भाषा में इसे रिजर्व स्ट्रेटिग्राफी यानी उल्टी स्तरीकी कहा जाता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझिए। भारी चट्टानें ढीली रेत पर प्राकृतिक रूप से कभी भी टिक नहीं सकती हैं, वो उसके अंदर धंस जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ढीली रेत पर 100 मंजिल की इमारत खड़ी कर दें। ये तभी संभव हो सकता है जब किसी ने उन चट्टानों को कहीं और से लाकर उस ढीली रेत के ऊपर में एक व्यवस्थित तरीके से डंप किया हो। यह खोज प्रकृति निर्माण की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर देती है। पर रुकिए, सबसे बड़ा और सबसे अचंभित करने वाला प्रमाण तो अभी आना बाकी है। साल 2017 अमेरिकी साइंस चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उन्होंने पहली बार रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करके इस पुल का समय निकाला। उन्होंने राम सेतु के उन पत्थरों और उसके नीचे की रेत को अलग अलग जांचा। परिणाम क्या था? राम सेतु पर मौजूद पत्थर लगभग 7000 वर्ष पुराने पाए गए हैं, पर वो जो सैंड बार या रेत का टीला जिस पर ये पत्थर टिके हुए हैं वो मात्र 4000 साल पुराने हैं। अब आप भूवैज्ञानिकों का दूसरा नियम समझिए, लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। यह नियम कहता है कि नीचे की परत मतलब रेत को हमेशा ऊपर की परत मतलब चट्टानों से पुराना होना चाहिए। अगर वो पुराने होंगे तभी तो उसके ऊपर नए पत्थर जमेंगे। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। 4000 साल पुरानी रेत की नींव पर 7000 साल पुराने चट्टाने कैसे हो सकते हैं? ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आज से 4000 साल पहले जब वहां पर रेत का टीला बना था उसमें काफी समय बाद में प्राचीन सभ्यता ने उन 7000 वर्ष पुराने पत्थरों को कहीं और से उठाकर उस और बहुत ही सटीक तरीके से उस रेत के ऊपर में जमाया होगा। ये कोई प्राकृतिक घटना हो ही नहीं सकती है। यह एक सोची समझी इंजीनियरिंग और डिजाइन का परिणाम था। और यदि अभी भी आपको संदेह है तो जरा उन तैरते हुए पत्थरों के बारे में सोचिए जिसे रामेश्वर जाने वाले लोग आजकल देखते आ रहे हैं। वैज्ञानिक इन्हें प्यूमिस स्टोन यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले पत्थर कहकर खारिज करने का प्रयास करते हैं, पर विज्ञान का एक बहुत बड़ा झूठ यह भी पकड़ा गया है। पहला, रामेश्वर के हजारों किलोमीटर के दायरे में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक प्यूमिस पत्थर सफेद और इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में भी उड़ सकते हैं, जबकि रामेश्वर में तैरने वाले पत्थर काले और भारी हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य, लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी का शोध यह प्रमाणित करता है कि प्यूमिस पत्थर हमेशा के लिए नहीं तैर सकते हैं। पानी धीरे धीरे उसमें घुसने लगता है, उसके छेदों में भर जाता है और वो अंत में डूब जाते हैं। तो फिर राम सेतु के ये पत्थर पिछले 7000 वर्षों से पानी की सतह पर कैसे तैर रहे हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर ज्वालामुखी के नहीं बल्कि एयरेटेड ऑटोक्लेड कंक्रीट जैसे हल्के सेल्यूलर कंक्रीट का एक प्राचीन रूप हो सकता है, जिन्हें विशेष रूप से पुल निर्माण के लिए गढ़ा गया था। यानी एक ऐसी प्राचीन तकनीक जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। जब विज्ञान के पास इतने अकाट्य प्रमाण मौजूद है और यह लगभग सिद्ध हो चुका है कि राम सेतु एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, तो फिर भी इसे पूरी तरह से इतिहास क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि असली लड़ाई राम सेतु के पत्थरों पर नहीं बल्कि रामायण के शब्द पर ही है। यदि रामायण को एक मिथक यानी केवल एक कहानी साबित कर दिया जाए तो राम सेतु अपने आप में बेजान पत्थरों का एक ढेर बन जाएगा, जिसे भविष्य में कोई भी सरकार विकास या विज्ञान के नाम पर कभी भी तोड़ सकती है। इसलिए रामायण को मात्र एक धार्मिक कथा से निकालकर उसे एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्थापित करना आज हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। और इसी दिशा में जो कार्य पिछले कुछ समय से हुआ है उसने विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी है। हमें अपने इतिहास को बचाने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट राम मंदिर के फैसले ने दिया था। राम मंदिर की जीत केवल करोड़ों लोगों की आस्था के कारण नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले का सबसे बड़ा आधार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक प्रोफेसर बीबी लाल के पुरातात्विक साक्ष्यों को बनाया था। प्रोफेसर बीबी लाल ने ही उस विवादित ढांचे के खंबे के नीचे हिंदू मंदिर के आधार को खोजा था। यह सिद्ध करता है कि जब पुरातत्व धर्म ग्रंथों की पुष्टि करता है तो उसे देश का
सर्वोच्च कानून भी मानता है। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि प्रोफेसर बीबी लाल ने 1970 के दशक में रामायण स्थलों का पुरातत्व नाम की एक बहुत बड़ी परियोजना का नेतृत्व किया था। उन्होंने अयोध्या, श्रृंगवेशपुरी और नंदीग्राम जैसे रामायण में वर्णित सभी प्रमुख स्थलों की खुदाई की और उन्हें जो मिला उसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। इन सभी अलग अलग जगहों पर खुदाई में एक ही तरह के गेरु वर्णित मृदु भांड मतलब ओसीपी और एक जैसी भौतिक सांस्कृतिक के अवशेष मिले हैं। यह इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये सभी शहर आज से हजारों वर्ष पहले एक ही कालखंड में अस्तित्व में थे और इनके बीच में एक ही तरह की संस्कृति थी। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती है। रामायण में वानर सेना का वर्णन है। प्रसिद्ध पुरातत्वविदी आर.एस. राव ने आधुनिक कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में, जिसे प्राचीन किष्किंधा कहा जाता है, नवपाषाण काल के साक्ष्य खोजे हैं। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि वानर कोई वास्तविक बंदर नहीं थे, बल्कि एक अत्यधिक उन्नत वन संस्कृति के लोग थे जिनके पास में अद्भुत इंजीनियरिंग का कौशल था। यदि आपको लगता है कि प्रमाण केवल भारत में ही है, तो जरा समुद्र पार करके श्रीलंका की तरफ देखिए। श्रीलंका की सरकार आज स्वयं 52 से अधिक ऐसी रामायण ट्रेल स्थलों को विश्व के सामने पेश करती है जो रामायण की भौगोलिक गवाही देते हैं। वहां आज भी अशोक वाटिका मौजूद है, जिसे आज का हकमला बॉटनिक गार्डन कहा जाता है। वहां की मिट्टी आज भी रहस्यमय तरीके से गहरी काली है, जैसे कि वहां वाकई में कभी भी कोई बहुत ज्यादा भीषण आग लगी हो, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग बिल्कुल सामान्य है। यही नहीं, श्रीलंका के रुमासला और रितिम गाला जैसे पहाड़ों पर आज भी ऐसी दुर्लभ औषधियां वनस्पतियां उगती हैं जो पूरे श्रीलंका में कहीं और नहीं मिलती हैं। ये वनस्पतियां केवल और केवल हिमालय की प्रजातियों से मेल खाती हैं। अब आप खुद सोचिए, हिमालय की जड़ी बूटियां समुद्र के बीच एक टापू पर कैसे आ पहुंची हैं? यदि आप इसे मात्र एक सहयोग मानते हैं तो शायद आप विज्ञान की सबसे बड़ी विसंगतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सच तो यह है कि रामायण हमारा इतिहास है जो इस धरती के कण-कण में अंकित है। पर आज जब हर बात के लिए साइंटिफिक सबूत मांगे जाते हैं तो हमें उन वैज्ञानिक आधारों पर भी रामायण को सच साबित करना होगा। यदि हम इसमें असफल रहे तो भविष्य में कोई भी नई सरकार या नया कानून विकास के नाम पर राम सेतु जैसे प्रतीकों को कानूनी रूप से नष्ट कर सकता है। और एक बार यदि ये भौतिक प्रमाण मिटा दिए गए तो शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कभी नहीं बता पाएंगे कि राम वाकई में इस धरती पर चले थे। आज विज्ञान शायद पूरी तरह विकसित नहीं है कि वो हर चमत्कार को समझ सके, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चमत्कार असत्य है। हजारों वर्षों पहले जो इंजीनियरिंग वानर सेना ने दिखाई थी वो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। राम मंदिर की जीत ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि कैसे आस्था और पुरातत्व मिलकर अजय प्रमाण बन सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने हर एक पवित्र स्थान और उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक साक्ष्यों को संजोएं, ताकि भविष्य में कोई भी हमारे इतिहास को मिथक कहने का दुस्साहस ना कर सके। जाते जाते एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं। रिवर्स स्टेटोग्राफी, कार्बन डेटिंग का विरोधाभास और श्रीलंका के भौगोलिक प्रमाणों को देखने के बाद भी क्या आपको लगता है कि रामायण एक काल्पनिक कथा है, या फिर हम एक ऐसे सत्य को नकार रहे हैं जो हमारी पहचान का मूल आधार है? अपने विचार कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। और यदि आप भी मानते हैं कि हमारा इतिहास सुरक्षित रहना चाहिए तो इस जानकारी को हर एक भारतीय तक पहुंचाइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।